हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कास्ट सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, मेरे कॉलेज में मुझे एक पॉइंट पढ़ाया गया था विद रिगार्ड्स टू जेंडर इक्वालिटी। तो मेरे प्रोफेसर ने बताया था कि जो मेल एंड फीमेल है वो एक जेंडर है एक पर्सन के, और जो मैन और वुमेन है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके ट्रेड्स हैं। अब जैसे कि एक आदमी है, उसको बोलते हैं बी अ मैन, तो क्या कह के, क्या सोच के उसको ये बोला जाता है या बोला जाता था। तो एक आदमी के ट्रेड्स हैं स्ट्रेंथ, करेज, लीडरशिप, असर्टिवनेस, और इसी तरह एक फ़ीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स बताए जाते हैं सेंसिटिविटी, जेंटलनेस, मॉडेस्टी, इमोशन, हेल्पफुलनेस। ये ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बहुत कई साल हो गए, 100 साल, हज़ारों साल पहले ये डिसाइड हुए थे। आज की डेट में अगर हम एक आदमी को या एक औरत को ये कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स बताते हैं, एक लिस्ट बना के देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आपको ये सिलेक्ट करने हैं कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स में से आपको डिफ़ाइन कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, तो वो रैंडमली इनमें से चूज़ करेंगे। तो हम फिर उसके बाद देखेंगे कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मिक्स हो चुके हैं। जैसे कि एक आदमी में आज की डेट में सेंसिटिव भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं, फ्लू भी होते हैं, और इसी तरह वुमेन एक स्ट्रेंथ, करेज और लीडरशिप की मिसाल भी बन चुकी है। तो हम ये देखेंगे कि ऐसा अब नहीं है कि एक आदमी में सारे ट्रेड्स जो पहले ऑलरेडी डिसाइडेड है वो मिलेंगे। तो इसका क्रक्स ये है कि आप जैसे पैदा होते हैं उससे आप डिफ़ाइन नहीं होते हैं, आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर है उससे आप डिफ़ाइन होते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं कास्ट सिस्टम में। तो कास्ट सिस्टम इंडिया में बेसिकली इट वाज अ वर्ना सिस्टम जो कि 4 भागों में बांटता है। ब्राह्मण जो कि प्रीस्ट एंड स्कॉलर थे, पंडित। क्षत्रिय जो कि राजा और उनकी सेना थी। वैश्य जो कि आर्टिस्ट थे, मर्चेंट्स थे और फार्मर्स थे। और शूद्रा जो कि लेबरर्स थे, इन सबको हेल्प करते थे। और एक फिफ्थ कास्ट थी जो कि आउटकास्ट थी। उनको आउटकास्ट बोला जाता था क्योंकि उनका इन चारों में जिक्र नहीं था, जिनको हम हरिजन और दलित भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये 100 साल पहले जो इशू जो ये बनाए गए हैं हज़ारों साल पहले, वो आज भी किसी तरह है हमारे बीच में, जो कि बहुत ही दुख की बात है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वेदास का एक लाइन पढ़ के बताना चाहता हूँ, जो कि है, जिससे मतलब हमें काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी आगे डिस्कशन में। तो यह वेदास का 4.13 चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुना कर्म विभागस। इसका मतलब है 4 भागों में मैंने इसको बांट दिया है, वर्ण सिस्टम को, जो कि मैंने बनाया है। और ये बनाए गए हैं क्वालिटीज़ और एक्शंस के आधार पे। गुना मरना मतलब क्वालिटी और कर्म मतलब एक्शन। तो आज की डेट में अगर हम कास्ट सिस्टम को देखें, जो वैश्य हुआ करते थे, जो कि हम बोलेंगे कि मर्चेंट्स और ट्रेड्समैन थे, आज की डेट में वही कास्ट पढ़ाती भी है लोगों को और बुक्स भी लिखती है। तो एक तरीके से वो ब्राह्मण का काम कर रहे हैं आज की डेट में, जो कि पहले डिसाइड था कि सिर्फ ब्राह्मण करेंगे। उसी तरह जो शूद्र हैं उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली है, तो आज की डेट में वो क्षत्रिय हो गए हैं। और ब्राह्मण और क्षत्रिय अगर किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं तो आज की डेट में वो वैश्य हो गए हैं। तो ये आज की डेट में
अगर आज की डेट में हम देखें कि ये जो कास्ट सिस्टम था, जो वर्ण सिस्टम था, क्या आज की डेट में प्रेवलेंट है, तो कहा जाएगा कि नहीं है, क्योंकि उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज हो गई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो जो ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण तो बोलते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण वाला काम नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ही सिचुएशन चेंज हो गई है आज की डेट में। और प्लस जो वेद में लिखा है उसको हम इंटरप्रेट नहीं कर पाए फॉर सम रीजंस। ये एक्चुअली करप्ट हो गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और इसको बर्थ राइट पे हमने इसको बांट दिया, rather देन जो एक्शंस एंड क्वालिटीज़ के आधार पे होना चाहिए था, जो आज की डेट में है। अगर आपके पास क्वालिटी है, अगर आप पढ़ा सकते हैं, तो आप पढ़ा रहे हैं लोगों को, और वो ब्राह्मण बेसिकली ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, जो कि इवन दो वो दूसरे कास्ट के हैं। फॉर सम रीज़न वो करप्ट हो गया। ऑफ कोर्स वी नो कि हु हैड द पावर टू करप्ट इट, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट राइट नाउ। वी आर नॉट गोइंग इनटू हिस्ट्री। और यही बात महाभारत में भी फिर दोबारा रिप्रोड्यूस हुई थी। कर्ण का जो अगर हम उनसे सीखेंगे, तो बेसिकली ही was not allowed, even though he had the capacity, he had the traits and characteristics of a Kshatriya, but he was not born a Kshatriya। तो उनको नॉलेज गेन करने की परमिशन नहीं दी थी, और ना ही उनको शक्ति प्रदर्शन करने की। इवन दो उन्होंने नॉलेज गेन कर ली थी बाद में, लेकिन उनको शक्ति प्रदर्शन करने की भी इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ क्षत्रिय कर सकते हैं। एक क्षत्रिय ही क्षत्रिय से लड़ सकता था, और सूत पुत्र नहीं लड़ सकता था बेसिकली। So basically, first of all, we have to acknowledge that there is a problem. We have to acknowledge कि गलतियाँ हुई हैं पास में और अभी भी हो रही हैं। और एक कहावत है कि अगर सामने बिल्ली आ जाए तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है, उसको लगता है कि बिल्ली चली जाएगी या उसकी प्रॉब्लम्स चली जाएगी, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। वी हैव टू एक्नॉलेज इट, एंड उसके बाद ही हम उसके ऊपर कुछ एक्शन ले पाएंगे, उसके बाद ही हम उसको अमेंड कर पाएंगे। उस जो डिस्क्रिमिनेशन और जो हमने अलग तरीके से ट्रीट किया है सबको, बेसिकली निचली जात वालों को। नाउ बेसिकली अब हम बात करते हैं कि हमें क्यों ये रिमूव करना चाहिए, क्या रीज़न्स हमें आज की डेट में है हमारे पास, जो हमें प्रमोट करता है, बेसिकली हमारे को पुश करता है कि हमें इसको हटाना चाहिए। तो बेसिकली एक कंसेप्ट है कि स्टिल वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। बहता हुआ पानी पी सकते हैं, जब वो पानी बहना बंद कर देता है तो वो सड़ने लगता है। तो हमारे साथ ये भी हो रहा है कि हम एक ठहर गए हैं, और ठहराव ज़रूरी नहीं अच्छा हो। तो बेसिकली हम हमेशा जब भी कास्ट सिस्टम आता है तो हम डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, राइट टू इक्वलिटी है। तो हमें बिकॉज लीगली ये सही नहीं है तो हमें इसको नहीं करना चाहिए, बट वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर पास्ट 60 years एंड इट हैज़ क्लियरली नॉट वर्कड। सो हम दूसरे रीजंस भी पॉइंट आउट करते हैं। तो पहला रीज़न तो मैं यही कहूँगा कि ऑफ कोर्स इट्स नॉट मॉरली राइट, बट ऑफ कोर्स वी हैव सेम गॉड एंड गॉडेसेस दैट वी प्रे टू। तो जब हमारे भगवान सेम है तो हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरा ये पॉइंट है कि इंडिया अपने आप को ग्लोबल लीडर कह रहा है या बनना चाह रहा है, and of course with the social stigma and cultural and social backwardness, we cannot argue or we cannot claim to be a global leader। and also it is very diplomatically बहुत ही मुश्किल हो जाती है। डिप्लोमेटिकली कैसे? बिकॉज ऑफ कोर्स कास्ट सिस्टम बहुत दूसरी कंट्रीज़ में भी है किसी न किसी दूसरे रूप में। तो अगर हम पॉइंट आउट करते हैं दूसरी कंट्री को कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू से कि भाई तुम भी तो अपने घर में यही चीज़ कर रहे हो, तुम तो हटा नहीं पाए, तो आपके पास कोई मॉरल स्टैंडिंग है नहीं हमें हमारे ऊपर कमेंट करने के लिए। तो एक ये एस्पेक्ट है कि अगर हमें एक ग्लोबल स्टैंडिंग चाहिए तो ऑफ कोर्स वी वुड हैव टू
टेक अ स्टैंड, हमें अपने घर में पहले अमेंडमेंट करनी पड़ेगी. वी हैव टू अमेंड आवर एक्शंस. दूसरा एस्पेक्ट है इकोनॉमिक एस्पेक्ट. देखिए, अगर एक घर में 2 बच्चे हैं और एक काम कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, तो ऑफ कोर्स घर वाले कहते हैं कि भाई तू भी काम कर, बाहर जा, पैसे कमा, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक होगी, हमारे घर में पैसा आएगा. तो पैसा बेसिकली अपलिफ्ट होंगे. तो इसी तरह अगर एक देश में आधी आबादी या वट एवर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज़ नॉट अलाउड टू वर्क और डज नॉट हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो दैट वेल we have some thinking to do. Of course we will be economically backward, we would struggle because हमारे पास कैपेबिलिटी है जो कि for some reasons allowed नहीं है उनको काम करना. आगे एक और यूनिटी का एक कंसेप्ट है कि अगर हम यूनाइटेड रहेंगे, एज आई सेड ये फर्स्ट पॉइंट, ये हमारे सेम गॉड एंड गॉडेसेस हैं, फिर भी हम एक नहीं रह सकते वट एवर रीजन्स. तो अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो ऑफ कोर्स जो घर में ही लड़ रहा होता है तो बाहर वाले को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है. तो हमें अपने घर की लड़ाइयाँ बंद करनी है, हमें आपस में लड़ाइयाँ कम करनी है, सो दैट वी कुड फोकस ऑन इकोनॉमिकली अपलिफ्टिंग आवरसेल्फ. नाउ अब हम ये कैसे करने वाले हैं? तो ये ओवरनाइट तो होने नहीं वाला है, एक रात में तो होने नहीं वाला, बिकॉज इतना साल लग गए हैं. अब और भी टाइम लग सकता है, लेकिन हमें एक वॉर फुटिंग में अवेयरनेस जनरेट करनी है और एक्ट करना है. अब कई बार होता है कि लोग आकाश के लोगों को कुएं में से पानी नहीं निकालने देते हैं या मंदिर में नहीं जाने देते. ऑफ कोर्स ये बहुत पहले हुआ करता था, आज की डेट में ऐसा नहीं हो रहा. कई जगह में हो रहा होगा, लेकिन मोस्टली मुझे नहीं लगता कि मेजॉरिटी ऑफ एरिया में ऐसा हो रहा है. बट ऐसे नहीं हो रहा तो किसी और तरीके से हो रहा है. मे बी दे आर नॉट अलाउड कि वो कोई एक सोशल गैदरिंग, कोई एक पर्टिकुलर फेस्टिवल है या उसकी सोशल गैदरिंग हो रही है, तो वो लोअर कास्ट के लोग उस गैदरिंग में ना अलाउड हो. बाकी उनके साथ इतना भेदभाव नहीं हो रहा, लेकिन उनको फील हो जाता है ऑफ कोर्स कि अगर उन्हें एक सोशल गैदरिंग में, जो भी एक विलेज का बहुत मान्य है, एक त्यौहार हो रहा है या कोई गैदरिंग हो रही है, उसमें उनको इनवाइट नहीं किया जाता. उनको बोला जाता है कि आप घर पे रहेंगे. तो मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूँ कि एक जहाँ पे एक जंगल होता है, वहाँ पे सारे जानवर, पशु पक्षी एक ही तालाब से, एक ही नदी से पानी पीते हैं. मैं भी अपने घर की बालकनी में एक पानी का एक बर्तन रखता हूँ. वहाँ पे चील भी आती है, कौवा भी आता है, पक्षी भी आते हैं, मधुमक्खी ततैये भी आते हैं वहाँ से ही पानी पीने. एक ही जगह से सब पानी पीते हैं. तो मुझे लगता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग, एज हम इंसान हैं, तो हमारे अंदर और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. हमें और भी ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा एक दूसरे की इमोशंस को और एक दूसरे के दुख दर्द को. हमें बल्कि ज़्यादा अच्छे से हम समझ सकते हैं, तो हमें ज़्यादा अच्छे से एक्ट करना चाहिए. बाकी मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि मैंने अभी बोला, कि अर्बन इंडिया में ऐसी डिस्क्रिमिनेशंस आज की डेट में नहीं हो रहे. मे भी हो रहे हैं, विलेजेस में हो रहे हैं, बट अर्बन इंडिया में या शहरों में बहुत कम हो रहे हैं. तो इसका रीज़न क्या है कि विलेजेस में ज़्यादा हो रहे हैं और अर्बन इंडिया में कम हो रहे हैं? मे बी इट्स बिकॉज ऑफ दी एजुकेशन, कि अर्बन इंडिया में परसेंटेज ऑफ एजुकेटेड पीपल इज़ मोर देन दैट ऑफ विलेजेस. गाँव में कम पढ़े लिखे लोग हैं और शहरों में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं. या फिर कमर्शलाइजेशन है कि उनके पास टाइम ही नहीं है, वो भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि भैया पैसा कमाना है किसी भी तरीके से, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. गाँव में ऐसा नहीं है इन कंपैरिजन. तो क्या स्टेप्स ले सकते हैं? बेसिकली वेल, हम में से कई लोग एजुकेशन के लिए NGOs को पैसा डोनेट करते हैं. तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन आस्क आवर NGOs की वो जो एजुकेट कर रहे हैं बच्चों को, तो क्या सिर्फ वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी को कर रहे हैं या डाइवर्सिफाइड स्टूडेंट्स उनके साथ है स्कूल्स में पढ़ाई कर रहे हैं.
दूसरा ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए, अफोर्डेबल एजुकेशन सबको देनी चाहिए, और टू सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, नॉट जस्ट सोशली बैकवर्ड लोअर कास्ट के लोगों को नहीं, बट इकोनॉमिकली अगर कोई वीक है तो उनको अफोर्डेबल एजुकेशन मिलनी चाहिए। और इफ़ नॉट अफोर्डेबल, अगर वो कॉलेज लेवल पे हायर एजुकेशन के लिए है तो उनको लो इंटरेस्ट रेट पे लोन्स मिलने चाहिए, और उनको मौका मिलना चाहिए कि वो आराम से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको वापस कर सकें। और मेजर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स चलने चाहिए स्कूल्स में और कॉलेजेस में, मोस्टली स्कूल्स में, इवन पेरेंट्स के साथ भी होना चाहिए। तो बेसिकली हमने अपर कास्ट लोगों को सेंसिटाइज करा है, बेसिकली उनके ऊपर ओनस रखा है कि उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिंस ऑफ कोर्स वो अपर कास्ट है तो उनकी ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट क्या लोअर कास्ट लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? बेसिकली जो लोअर कास्ट लोग हैं जो कि अपलिफ्ट हो चुके हैं, फॉर उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बेसिकली रिजर्वेशंस मिली एजुकेशन में एंड एम्प्लॉयमेंट में, तो अब बेसिकली दे आर आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ द कास्ट सिस्टम, बिकॉज नाउ दे आर एजुकेटेड, दे आर मेंटली एंड इकोनॉमिकली कैपेबल। तो क्या उनके ऊपर कोई ओनस नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है कि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेसिकली उनको भी मे बी दे शुड स्पॉन्सर चिल्ड्रन फ्रॉम द लोअर कास्ट। अगर उनको लगता है कि ये इसको हायर एजुकेशन मिलनी चाहिए तो उनको स्पॉन्सर करना चाहिए उसको। और ऑफ कोर्स दे कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं, एंड दे कैन पूल देयर रिसोर्सेज एंड well they can bring out a whole village out of poverty by starting some factory or some cooperative society, starting a business there. एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं करना चाहता हूँ विद रिगार्ड्स टू अ टीवी सीरीज़। एक टीवी सीरीज़ मैंने देखी जिसमें एक लोअर कास्ट लड़का था और अपर कास्ट के लोग उसको बहुत ही हरास किया करते थे, मारते पीटते थे। तो एक रैली निकलती है लोगों कास्ट की बाइकों में और उसको देखती हैं, उसको कहती हैं कि चल भाई, उसको अपनी टोली में शामिल कर लिया, उसको सेल्फ डिफेंस की क्लासेस दी। और बाद में अपर कास्ट के लोग आए फिर दोबारा उससे हरास करने और मार पीटने। तो ऑफ कोर्स ही वॉज at that time capable to defend himself, and he ended up killing and injuring those upper caste men. तो मेरे को बहुत ही मिक्स फीलिंग्स ही आई कि क्या जो लोअर कास्ट की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने अच्छा किया या गलत किया या क्या किया। मुझे लगता है कि इंस्टेड कि उसको सेल्फ डिफेंस की क्लासेस देते या फिर चाकू उसके हाथ में थमाते, मुझे लगता है कि एक किताब उसके हाथ में रख सकते थे या फिर उसको एक नौकरी दे सकते थे। सिंस सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। तो अगर तुम केपेबल हो जाते हो तो आई गेस दैट इज़ द बेस्ट रिवेंज। एंड आई थिंक उसके बाद कोई मुड़ के देखता भी नहीं है पीछे। तो बेसिकली ओनस दोनों पे है, अपर कास्ट लोगों पे भी है। दे कैन जस्ट एज अ जेस्चर जो भी उन्होंने आज तक किया है उसको अमेंड कर सकते हैं। दे कैन जस्ट कॉल देम, एंड जो भी रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर है वो ओवरनाइट तो हटाई जा सकती है। एंड दूसरा जो लोअर कास्ट पीपल है, बेसिकली फॉर political gains, some politicians want them to be socially and economically backward, और जबकि वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं उनके बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके या उनको स्पॉन्सर करके उनकी एजुकेशन उनको अपलिफ्ट करा जा सकता है, बट नहीं करते लोग फॉर द रीजंस बेस्ट नोन टू देम।
तो दोस्तों, मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो वीडियो है और इसमें अगर आपके पास और भी सुझाव है, इसको और अपने सुझावों को अपने रिश्तेदारों को भेजें, अपने गाँव में भेजें और लोगों को समझाने की कोशिश करें कि इसको वॉर फुटिंग में हमें जल्द से जल्द हमें ख़त्म करने की कोशिश करना है। और ये एक रेस है, हमारे पास और भी बहुत सारी रेसें हैं, इस देश के पास और भी रेस है लड़ने के लिए, भागना है हमें, लेकिन हम इसी रेस को ख़त्म नहीं कर पा रहे। अब इस रेस को ख़त्म करेंगे तो आगे जा पाएंगे, आगे की रेस लड़ पाएंगे। तो मेरा यही सुझाव है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे अपने रिलेटिव्स को गाँव में, और सेंसिटाइज़ करें लोगों को। जय हिंद।